हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उसी की दूसरी क्लास है मौर्य साम्राज्य के। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बच जाएंगे अगले क्लास में करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए इस क्लास को। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? तो ये पूछ रखा है। तो रज्जुक थे, याद रखिएगा, ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे। मौर्य शासन के अधिकारी की बात की जाए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक, इनके अशोक के अभिलेखों से मतलब उल्लेख मिलता है कि रज्जुक नामक अधिकारी रहते थे। तो याद रखिए, मौर्य काल में व्यापारियों व्यापारिक काफिलों को व्यापारिक काफिलों की सार्थ व के मतलब 3 प्रकार के अधिकारी रहते थे अशोक के। याद रखिए, तृतीय शिलालेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें युक्त, एक युक्त है, और दूसरा रज्जुक है, और तीसरा प्रादोषिक प्रादोषिक ये 3 अधिकारी मिलते थे। याद रखिएगा। ठीक, कितने अधिकारी का उल्लेख मिलता है? 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता था, एक युक्त, एक रज्जुक, एक प्रादोषिक। लिख लीजिएगा, युक्त और रज्जुक थे दूसरे, और तीसरे प्रादेशिक। कौन? प्रादेशिक। ये 3 अधिकारियों का इनके शिलालेखों में अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, अशोक के। अगला क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह व्यापारियों के कफीलों को कहते थे, काफिलों को कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को कि सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? किसको दी गई थी? व्यापारिक काफिलों की काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। ठीक, इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? याद रखिएगा, लिख लीजिए, कभी कभार पूछ लेता है सार्थवाह का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो कौटिल्य कौटिल्य कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से इसका उल्लेख मिलता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, उल्लेख कहाँ मिलता है सार्थवाह का? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के उल्लेख से मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, यानी मौर्य साम्राज्य का ये अधिकार भाग में नहीं था। याद करिए, अग्राहरिक। कौन सा अधिकारी नहीं था? अग्रहारिक। बाकी युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में। तो ये तीनों मौर्य शासन अशोक के शासन काल के अंतर्गत ये अधिकारी मिलते थे, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। ठीक, अगला ये पॉइंट लिख लीजिए, जो युक्त अधिकारी थे ये जिले के अधिकारी होते थे। किसके? ये जिले अधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी होते थे। युक्त कहाँ के अधिकारी होते थे? जिले के अधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी होते थे, लिख लीजिएगा। ठीक, और रज्जुक कहाँ के होते थे? रज्जुक होते थे आपके राजस्व विभाग के। कहाँ के? राजस्व विभाग के। राजस्व विभाग के ये राजस्व विभाग के अधिकारी होते थे। कहाँ के अधिकारी होते थे? पूछ लेगा कभी कभार। ठीक, ये राजस्व विभाग कार्य करते थे। बाद में न्यायिक अधिकारी भी प्रधान इन्हें मिला। इन्हें भी क्या मिला था? न्यायिक प्रधान की गई थी। न्यायिक विभाग भी प्रदान किया गया था रज्जुक को। अब प्रादेशिक की बात की जाए, ये मंडल के प्रधानमंत्री होते थे। ये मंडल के क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री होते थे, ये मंडल के प्रधानमंत्री होते थे। इन्हें भी बाद में न्याय की कार्य
कार्य करना पड़ा, न्याय भी कार्य करना पड़ा, ये भी बाद में, ठीक, याद रख। और जिले के अधिकारी जो होते थे ये राजस्व वसूली करते थे, क्या करते थे दोस्तों, राजस्व वसूली करते थे, ये क्या करते थे, राजस्व वसूली करते थे, ये लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं, तो अग्रहारिक अधिकारी ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं होता था। बाकी ये तीनों अधिकारी युक्त अधिकारी ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूली करते थे। प्रादेशिक अधिकारी ये मंडल प्रधानमंत्री होते थे, इन्हें भी न्याय बाद में प्रदान किया गया। रज्जुक राजस्व विभाग, इन्हें भी न्याय करना पड़ा बाद में, न्याय के लिए कार्य करने लगे, ठीक, याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो किसने किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो किसने किया था, अशोक ने। किसने किया था दोस्तों, अशोक ने किया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति, अशोक स्तंभ देखे होंगे आप लोगों ने, तो अशोक के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी, किसकी आकृति बनी, सिंह की आकृति बनी है, की आकृति बनी है, की आकृति बनी है, कहाँ पे, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर, स्तंभ के शीर्ष पर, स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो जो शक्ति का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है, लिख लीजिएगा, लिखावट ना समझ में आया तो हम बोल दे रहे हैं, जो क्या शक्ति का प्रतीक है। जो अशोक स्तंभ के सिर पर सिंह की आकृति बनी है किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, याद रखिएगा, शक्ति का प्रतीक, कभी कभार पूछ लेगा ये आपसे, पॉइंट लिख लीजिएगा। जो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो सिंह की आकृति बनी हुई है वो किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतीक को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में मिला लिया है, क्या मिला लिया है, इस प्रतीक को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में मिला लिया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो याद रखिएगा सांची को, किसको मानते हैं, सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक। सांची कहाँ पे है, याद रखिएगा एमपी में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, ये लिख लीजिए, पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, जिला और राज्य पूछ लेता है। तो सांची कहाँ पे, मध्य प्रदेश, राज्य में बात की जाए मध्य प्रदेश में, जिले में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, विदिशा के समीप स्थित है, कहाँ पे, विदिशा के समीप स्थित है, विदिशा के समीप स्थित है, समीप है, ठीक। अगला क्वेश्चन बात की जाए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, अभी हमने बताया था अशोक ने, किसने बनवाया था, अशोक ने, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या नाम था, विश्व प्रसिद्ध में पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था, ये भी पूछ रखा है, तो क्या था, याद रखिएगा काकड़ाम, ये भी बॉर्डर क्वेश्चन है, लिख लीजिए, कभी कभार पूछ लेगा आपसे, पूछ सकता है ये क्वेश्चनों में कि सांची का प्राचीन नाम और भी क्या था, ठीक, प्राचीन नाम क्या था सांची का, तो काकड़ाम, क्या था, काकड़ाम, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है, अशोक के जो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, कौन सी भाषा मिलती है दोस्तों, प्राकृतिक भाषा मिलती है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई, अशोक मतलब अधिकतर इनके जो शिलालेख हैं अशोक के, अधिकतर प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि, कौन सी, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ये दो लिपि मिलती हैं, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, अधिकांश प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मणी लिपि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ट की लिपि में है, खरोष्ट लिपि में है, ये पूछ रखा है, तो शाहबाज गढ़ी, कौन से है, शाहबाज गढ़ी, तो आपका ऑप्शन
सॉरी यहाँ दोस्तों गाड़ी लिख गया है इसके, शाहबाज गढ़ी, ठीक, शाहबाज गढ़ी, जो खरोष्ट लिपि में लिखी गई है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो बात की जाए प्राकृत भाषा में, किसमें? प्राकृत भाषा में। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? ब्राह्मणी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन था किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो पत्थरों की पट्टियों पर। किस पर किया गया था दोस्तों? पत्थरों की पट्टियों पर किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को किसने सर्वप्रथम पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों के सबसे पहले विकुटन किसने किया था? सबसे पहले विकुटन किसने किया था दोस्तों? विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख थे, तो याद रखिए खरोष्ट लिपि में। किस लिपि में थे? खरोष्ट लिपि में थे, निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला। वह स्थान कौन सा है जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला था? ये पूछ रखा है। तो कहाँ पता चला था? अनुराधापुर में। कहाँ पे? अनुराधापुर में पता चला। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों? ये पूछ रखा है। तो खरोष्ट लिपि। कौन सी लिपि थी? खरोष्ट लिपि थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है तो याद रखिएगा प्रियदर्शी। कौन सा है? प्रियदर्शी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिया के रूप में किया गया था? ठीक, किस किस में किया गया था? अशोक में। कहा? अशोक। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्त काव्यों में कौन सा एक वक्त काव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक, कौन सा है वो काव्य? ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये स्थापत्य संरचना के बाद ये गलत है, के बारे में ये कथन गलत है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक राजा लिखित है? तो याद रखें किस में लिखित है, ये पूछ रखा है कंगन हल्ली में। कहाँ पे? कंगन हल्ली। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा है अभिलेख? ये बात मास्की। किसमें? किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? किसमें अशोक नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो बात की जाए कालसी में। कहाँ पे? कालसी में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो क्या कहता है? 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख जो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। धार्मिक संश्लेषण के बारे में कौन कहता है? कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय कलिंग
सॉरी दोस्तों, ये जो निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, तो ये आपका ऑप्शन 12वां शिलालेख रहेगा सही है। ठीक है, डी नहीं रहेगा। ठीक, क्या सही रहेगा, ए नंबर सही रहेगा आपका 12वां शिलालेख, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो बात की जाए किस शिलालेख में है दोस्तों, शिलालेख 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किसमें? 13वें शिलालेख द्वारा। किसमें? 13वें शिलालेख द्वारा मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है किसका? कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ठीक, ये 13वें शिलालेख में भी उल्लिखित है, से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से किस में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है दोस्तों? शिलालेख 12वां। कौन सा है? शिलालेख 12वां। तभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख 12वां। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन, इस क्लास को पूरा देखिए, अपने दोस्तों भाइयों से के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतर प्रयास करो, बेहतर तैयारी करो, ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। अच्छा रिवीजन करोगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा सब कुछ जो अच्छा करोगे वही अच्छा मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।